N5010 N5010 आज हम N5010 का डायग्राम पढ़ेंगे। 5010 जो डेल का होता है, जो फेमस बोर्ड है, ठीक है। शायद इसका जो पार्ट नंबर होता है 09909 करके होता है, आइडिया में भी यही होता है, ठीक है। तो आज हम इस डायग्राम में देखेंगे कि जो डायग्राम में कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी हटके होती है जो हमें समझ में नहीं आती है डायग्राम के अंदर। जैसे कि सीपीयू का सेक्शन होता है वो हमें समझ में आता है, वोल्टिन सेक्शन हमें समझ में आता है, रैम सेक्शन समझ में आता है। उसी तरह आपको वाईफाई, साटा, हार्ड डिस्क, सीपीयू, ग्राफिक्स, कोर, ये सारे क्या है, एक सेक्शन है जिसे आप स्टडी करते समय पढ़ते हो। लेकिन कुछ चीज़ें डायग्राम में होती है जो हमारे माइंड से ऊपर हो जाती है, जो कुछ समझ में नहीं आता है। तो लगभग सभी स्कीमेटिक में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती है जिसे हम स्किप कर जाते हैं। उसे अगर समझ लिया तो हमारे लिए रिपेयरिंग लाइन में थोड़ा इजी हो जाएगा। मतलब उसको समझ के आप रिपेयरिंग आसान तरीके से कर सकते हैं। तो हम 5010 का ही बोर्ड लेके देखेंगे कि 5010 में क्या चीज़ें दी गई है इन्फॉर्मेटिव। और आपको 5010 की तरह ही अगर कोई डायग्राम खोलते हो तो आपको कैसे नज़र रखना है कि जो स्कीमेटिक ने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो कहाँ दे रखी है, ठीक है। तो हम वो 5010 की हेल्प से करेंगे। तो 5010 का मैंने डायग्राम खोल लेता हूँ एक बार, फिर हम चेक करते हैं। जैसे मैंने ये 5010 का डायग्राम ओपन कर रखा है, ठीक है। ये 5010 है, देख सकते हैं, डेल N5010 इंटेल का है, डिस्क्रिट है, ये ग्राफिक्स है ये, ठीक है। 09909 है, ठीक है, यही लिखा था मैंने। पार्ट नंबर है डेल 5010, मॉडल नंबर है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है एंडेल, ये मतलब है इसका फर्स्ट जनरेशन। जो आप डायग्राम पढ़ रहे हो वो फर्स्ट जनरेशन का डायग्राम है। अब सीपीयू कौन सा लगा है, तो सीपीयू i3 होगा, क्योंकि 5010 में पुराना बोर्ड है तो पुराने बोर्ड में i3 ही होगा। इसमें i5 भी आता है, i7 भी आता है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं वो i3 है, ठीक है। तो 5010 में ये i3 फर्स्ट जनरेशन है। तो इसके लिए आप चले नीचे और यहाँ पे देखोगे जो इस कंपनी, इस डायग्राम को जिसने डिज़ाइन किया है वो हमारे जान पहचान का ही है, मजाक कर रहा हूँ। ये विस्ट्रॉन का है, ठीक है, विस्ट्रॉन कॉरपोरेशन, मतलब विस्ट्रॉन कंपनी ने N5010 को डिज़ाइन किया है, ठीक है। सेकंड पेज पे क्या है, ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम में आपको पता है कि विस्ट्रॉन जो है इस तरह से PWM सेक्शन को दिखाता है। और ये मेरा CPU है और ये PCH है। और ये आप देख सकते हैं रैम स्लॉट है, ये ग्राफिक चिप है, ग्राफिक चिप के साथ लगा वीडियो रैम, क्लॉक जनरेटर IC, और ये सब कनेक्टर हो गया मेरा, ठीक है, ये सब कनेक्टर है। तो ब्लॉक डायग्राम में यही चीज़ होता है, आपको पता है, ठीक है। आपने एक्सपीरियंस वाले हो चुके हो, अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक सारी देखी है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ हद तक अपने अंदर एक नॉलेज ग्रो किया होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है, फर्स्ट बार आप मेरे चैनल पे विजिट किए हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखनी है, अगर आपको कोई डाउट है तो वो मैं आपका क्लियर कर दूंगा कमेंट के जरिए। कमेंट मैं तुरंत नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ, तो कमेंट जब मैं पढ़ता हूँ तो रिप्लाई जरूर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर पहली बार विजिट है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप एक बार चैनल पर जाके देख सकते हैं, काफ़ी वीडियो मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाल रखी है जिसे आपको लैपटॉप रिपेयरिंग में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो हमने सेकंड पेज पे देखा कि ब्लॉक डायग्राम है, विस्टोन कंपनी दिखलाता है। थर्ड पेज पे आप देख सकते हैं, पहले देख लेता हूँ ये क्या है। तो थर्ड पेज पे लिखा है पावर ब्लॉक डायग्राम, ये भी एक ब्लॉक डायग्राम है। और जो ऊपर वाला था ये ब्लॉक डायग्राम था, ये जो है पावर ब्लॉक डायग्राम है। पावर ब्लॉक डायग्राम का कहने का मतलब है पावर ट्री, ठीक है। पावर ट्री समझो या वोल्टेज का ट्री समझो, वोल्टेज ट्री। तो ट्री का मतलब आप सब जानते होंगे, पेड़ होता है।
तो जैसे पेड़ का ही अगर एग्जांपल लें, तो पेड़ के साथ पत्ते लगे होते हैं, किन कौन से पत्ते होते हैं, बहुत सारे पत्ते होते हैं। उसी तरह हमारे बोर्ड में जो वोल्टेज, एक वोल्टेज है जो कि 19 वोल्ट है, जो कि पेड़ का काम कर रहा है। इस 19 वोल्ट पेड़ है, और इनके से लेकर बहुत सारे पत्ते निकले हुए हैं, मतलब बहुत सारे वोल्टेज बने हैं। उन सब वोल्टेज का नाम है, और कौन कौन सा वोल्टेज बनेगा वो इस पेज के ऊपर दर्शाया गया है। इसे कहते हैं पावर ब्लॉक डायग्राम। हम इसको इग्नोर कर जाते हैं, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है। मैं कहूँ तो पूरे डायग्राम स्कीमेटिक्स में सबसे ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। ये यूजफुल ये इसलिए होता है क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जो 5010 का लैपटॉप है, या कोई सा भी लैपटॉप है जिसमें ये दिया गया है, उस बोर्ड में कौन कौन सी वोल्टेज बनेगी, पहली क्लू। सेकंड, जो वोल्टेज बनेगा वो कौन सी आईसी से निकला, सेकंड क्लू। थर्ड, कितना वोल्टेज निकलेगा ये पता चल गया, कौन सी आईसी से निकलेगा उसका नंबर पता चल जाएगा। थर्ड, क्या चीज इनपुट लेकर क्या आउटपुट करेगा, ये भी आपको पता चलता है, ठीक है। तो कैसे पता चलता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने देखा कि ये अडेप्टर है, जहां से आपका 19 वोल्ट इनपुट होता है और आउटपुट होता है, जिसे आउटपुट होने के बाद सीएलआर पे जाने के बाद जो सीएलआर का नाम बनता है वो बनता है पावर सोर्स, जो आपको दिख रहा है पावर सोर्स, ठीक है। ये आपका है पावर सोर्स। 19 वोल्ट ही आपके ऊपर देख सकते हैं यहाँ भी जा रहा है, जो कि RT8208B VGA कोर, मतलब ग्राफिक्स जो चिप लगी हुई है इसमें, उसकी सप्लाई है। तो उसके लिए भी 19 वोल्ट जा रहा है। तो 19 वोल्ट ये एक आईसी है, आईसी के अंदर नहीं जाएगा, आईसी के पास एक मेन मोसफेट और सपोर्टिंग मोसफेट जो होता है उसके पास जाएगा। तो इसने एक बता दिया कि यहाँ पे भी जाएगा कोर को बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ नीचे जाएगा चार्जिंग आईसी को भी जाएगा, मेन मोसफेट सपोर्टिंग मोसफेट पे। और यहाँ से आप देख सकते हैं RT8205B, तो आपको पता होगा 8005B जो होता है वो स्टेप डाउन आईसी होती है, 3 वोल्ट 5 वोल्ट की आईसी होती है। तो यहाँ पे भी जाएगा, तो 3 वोल्ट 5 वोल्ट के आईसी में भी जाता है और दोनों मेन मोसफेट पे जाता है। फिर जैसे आप नेक्स्ट चलेंगे तो ISL 62883, ये किसकी आईसी है, तो यहाँ पे नीचे आपको क्लू मिलता है कि कोर, मतलब कोर आईसी की आईसी है जिसपे 19 वोल्ट जाएगा, जो मेन मोसफेट पे जाएगा। फिर आगे चलोगे तो TPS 51218, जो 1.05 VTT PCH की वोल्टेज है। फिर जैसे आप आगे चलोगे तो CPU GFX कोर, ये GFX कोर और ये VGA कोर क्या है, GFX कोर आपके CPU के अंदर जो GFX होता है वो है, VGA कोर जो अलग से ग्राफिक चिप लगी है वो है, ठीक है। फिर आगे TPS 5116, जो कि आपकी रैम रेफरेंस और 0.75 VTT, जो रैम का हाफ ऑफ द वोल्टेज होता है, एंड रैम का वोल्टेज बनाएगी। तो आपने इस तरह से देखा कि जो 19 वोल्ट है वो कितने PWM को कंट्रोल कर रहा है। तो PWM मतलब एक PWM, दो PWM, 3, 4, 5 एंड 6, मतलब आपके 5010 के अंदर 6 PWM है, ठीक है। तो ये क्लू हमें मिल गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। RT8205B जो है 5 वोल्ट बना रहा है ऑलवेज वोल्टेज, और इधर से 15 वोल्टेज भी बनाता है, और RTC भी बनाता है 3 वोल्ट, सॉरी 3 वोल्ट का LDO। ये RTC नहीं है, ये LDO है, 3 का LDO और 5 का LDO है ना। ये IC जो है आपका 3 वोल्ट LDO, 5 वोल्ट LDO और एक 15 वोल्ट LDO भी निकालता है। 15 वोल्ट ऑल वोल्टेज होता है, जो कि आपने सुना होगा 12 वोल्ट भी निकालता है। तो 15-12 वोल्ट जो है हमारे स्टेप डाउन की IC निकालती है, ये इसने डिजाइन के थ्रू बता दिया। और 5 वोल्ट कॉइल वोल्टेज एंड 3 वोल्ट कॉइल वोल्टेज। तो जैसे ही ये 5 वोल्ट बनता है तो फिर 5 वोल्ट जो है हमारे दो मॉसफेट, देखो ये मॉसफेट है, AO करके मॉसफेट आता है, तो 5 से 5 बनता है, मतलब ये लोड स्विच है। और यहाँ से भी 5 से 5 बनता है, ये एक आईसी की तरह है लेकिन ये लोड स्विच ही कहलाएगा, क्योंकि 5 वोल्ट इनपुट लेके 5 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। और यहाँ पे भी वही है, 5 वोल्ट से 5 वोल्ट यूएसबी के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। फिर आप 3 वोल्ट लोगे इधर, तो 3 वोल्ट भी देख सकते हैं, 3 वोल्ट का भी आप 3 वोल्ट कॉइल वोल्टेज से 3 वोल्ट
रन बन रहा है, इसी रन से VGA मतलब डिस्क्रीट के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, LCD VDD मतलब जो LVDS का स्क्रीन होता है वहाँ के लिए है, ठीक है। फिर ये आपका एक 1.8 वोल्ट रन VGA, तो ये जो है आपका ये एक रेगुलेटर है। रेगुलेटर का मतलब इसने अपने अंदर इनपुट कितना लिया, 3 वोल्टेज, और आउटपुट कितना किया है, 1.8 वोल्ट। तो कभी भी अगर इनपुट ज़्यादा होता है और आउटपुट कम होता है तो उसे कहते हैं रेगुलेटर, ठीक है। तो ये रेगुलेटर है, और ये 3 वोल्ट रन VGA से 3 वोल्ट रन कार्ड बन रहा है, ये भी एक लोड स्विच की तरह है, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये भी 3 वोल्ट लेके 1.8 वोल्ट रन बना रहा है, ये भी रेगुलेटर है एक तरह का, APL कर का, APL। और RTL भी एक रेगुलेटर है, देख सकते हैं 3.3 लेके 1.2 वोल्ट बना रहा है। तो इनपुट ज़्यादा होता है, आउटपुट कम होता है, वो एक रेगुलेटर होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इस तरह के चीज़ें को कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। ये जो अभी आपने देखा ये है पावर ब्लॉक डायग्राम, पावर ट्री, वोल्टेज ट्री, ठीक है। तो ये पहला क्लू था 50-10 के अंदर। सेकंड आप नीचे चलते हैं, क्या है, यहाँ लिखा है PCH SM बस ब्लॉक डायग्राम, KBC SM बस ब्लॉक डायग्राम। तो ये क्या है, बेसिकली आपने सुना होगा जो हमारा SCL SDA का नाम आपने सुना होगा, SCL और SDA। SCL SDA क्या होता है, SCL SDA जो है ये 2 वायर कम्युनिकेशन होती है, 2 वायर के ऊपर ट्रैवल करती है, ये एक तरह का बस होता है। जैसे आपके लाइफ जर्नी में अभी जो बस चलती है आपके लाइफ में, वो बोर्ड के अंदर भी एक बस होती है जो हमें दिखती नहीं है, बहुत तेज चलती है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, बस की तरह। वो एक बस का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इसमें भी क्या होता है, SCL SDA पे एक डाटा फ्लो होता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप भी मुझसे बात करोगे, अगर मैं आमने सामने आऊँगा तो जो कम्युनिकेशन जो हम करेंगे वो एक SCL SDA होता है, लैपटॉप फील्ड के नाम में, ठीक है। कम्युनिकेशन करने वाली लाइन को SCL SDA कहते हैं। SCL SDA जिस रोड पे जो इस वायर से आना जाना करती है उसे कहते हैं SM बस, सीरियल मैनेजमेंट बस, ठीक है। तो SM बस SCL SDA जो है IO के अंदर भी होता है और PCH के अंदर भी होता है। तो इसीलिए दिया है कि जो IO के लिए है वो SM बस कितनी, SM बस पे जो वोल्टेज मतलब डाटा जो आएगा कौन कौन सा आएगा, SCL SDA के जरिए, और PCH में जो डाटा आएगा वो कौन कौन सा SCL SDA आएगा। तो यहाँ पे लिखा है टचपैड के अंदर से, बैटरी के अंदर से, चार्जिंग IC मतलब बैटरी चार्जिंग IC दोनों एक हो गया, और थर्मल में से जो कि IO से जुड़ा हुआ है। उसी तरह PCH पे जाओगे तो आप रैम का लिखा हुआ है, क्लॉक जनरेटर लिखा है, वाईफाई लिखा है, LCD कनेक्टर मतलब LVDS। तो ये चीज़ें हैं इसके साथ। तो आपने ये देखा, ये क्लू SM बस का पता चला आपको। फिर आप जब नीचे आओगे और ठीक है थर्मल ऑडियो, तो तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, ऑडियो ब्लॉक डायग्राम अभी हम स्किप करते हैं इसको। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ से क्या होता है, सर्किट स्टार्ट हो जाता है, सबसे ऊपर क्लॉक का ही सर्किट है। तो यहाँ पे सर्किट स्टार्ट हो गया, अब सर्किट नीचे तक जाएगा 92। अब मैं आपको बीच में हल्का नीचे नीचे लेके चलता हूँ, कुछ अलग मिलेगा तो मैं बताऊँगा आपको। यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ CPA संस ये भी नहीं, ये सेक्शन सब है, इसको हल्का सा नीचे चलते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी नहीं है, नीचे आते हैं हल्का सा। हाँ यहाँ पे मेरे को ये कुछ मिला, ये क्या है देख लेते हैं एक बार बड़ा करके इसको। पावर सीक्वेंस, पावर सीक्वेंस, पावर सीक्वेंस का मतलब क्या होता है तो आपको पता होगा। पावर सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस क्या होता है, लाइन में खड़े होना, सीक्वेंस में खड़े हो जाओ कहते हैं ना। तो इसी तरह से वोल्टेज का एक सीक्वेंस होता है कि पहले वोल्टेज कौन सा, मतलब जैसे छोटे को आगे लगते हैं, उससे छोटा वाला उससे पीछे, उससे पीछे, मतलब एक लाइन सीधी लाइन होनी चाहिए। उसी तरह वोल्टेज का भी एक लाइन होता है कि पहले कौन सा वोल्टेज बनेगा, उसके बाद कौन सा वोल्टेज बनेगा, उसके बाद कौन सा वोल्टेज बनेगा, ये होता है सीक्वेंस।
अगर आगे का सीक्वेंस कंप्लीट नहीं हुआ तो पीछे का सीक्वेंस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वो कैसे? तो अभी हम इसमें देखते हैं क्या बताना चाह रहा है ये। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे दो तरह के से दिया है, एसी मोड और डीसी मोड। एक होता है अडेप्टर, एक होता है बैटरी। एसी अडेप्टर हो गया और डीसी बैटरी हो गया, ठीक है। तो ये देखो एसी मोड पे क्या लिखा है यहाँ से, आरटीसी वीसीसी, मतलब आरटीसी जो है पहले बनेगा और सीधा बनता रहेगा, ठीक है। फिर पीसीएच आरटीसी रीसेट। तो आरटीसी की क्लास अगर आपने मेरी देखी है, वीडियो देखी है, तो आपको पता होगा आरटीसी के सेक्शन में ये आरटीसी रीसेट होता है। तो आपको सबसे पहले अगर लैपटॉप रिपेयरिंग कर रहे हो तो आरटीसी वीसीसी चेक करना है। अगर आरटीसी वीसीसी नहीं बनेगा तो आरटीसी रीसेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो इसका कारण मैंने जो पहले दे रखा है आरटीसी का, जब सेक्शन पढ़ाया है मैंने, तो आप वो वीडियो देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जब तक आरटीसी रीसेट नहीं बनेगा, ठीक है, तो आरटीसी रीसेट बन जाएगा, नहीं बनेगा तो पीसीएच का सेक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दोनों एक हो गया, अगर ये नहीं बना तो ये नहीं बनेगा। फिर इन दोनों से हट के इसका और इसका कोई वास्ता नहीं है इसको लेकर, ठीक है। ये आरटीसी का सेक्शन है, अगर ऊपर कंप्लीट नहीं तो नीचे वाला कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। उससे हटके ये पावर सोर्स है, पावर सोर्स, पावर एसआरसी, तो इसका नाम आपको पता है सीएलआर का होता है। तो सीएलआर पे 19 वोल्ट आएगा और हाई हो जाएगा। 19 वोल्ट बनने के बाद तुरंत आपका एलडीओ बनेगा, जो कि स्टेप डाउन से निकलता है। ये आरटीसी गलत है, 3.3 एलडीओ। अगर आपका 19 वोल्ट नहीं बना बोर्ड में तो आपका एलडीओ भी नहीं बनने वाला। और अगर आपका एलडीओ नहीं बना तो आपका S5 इनेबल भी नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आपका S5 इनेबल भी नहीं बना तो ये मतलब S5 इनेबल अगर आप यहाँ तक कह रहे हो कि बन गया, अगर S5 इनेबल मिसिंग गया तो ये नहीं बनने वाला, ना ही ये बनने वाला। अगर आपका S5 इनेबल बन गया तो आपका ये भी बनेगा और ये भी बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह फिर अगर आप नीचे देखेंगे तो ये 5 वोल्ट पीसीएच वीसीसी रेफरेंस, ये भी हमारे पीसीएच के अंदर से निकलता वोल्टेज है। तो ये वोल्टेज भी बनना चाहिए। अगर ये वोल्टेज नहीं बना तो भी आपका बोर्ड डेड की कंडीशन में रहेगा। इसका कोई वास्ता नहीं है कि ये नहीं बना तो 15 वोल्ट नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं है, तो जब से आप एक्सपीरियंस वाले हो जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और हर चीज़ मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि अगर आपको पूरी नॉलेज चाहिए वीडियो की तो आपको कोर्स करना पड़ेगा। मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ। अगर कोर्स करना है तो कोर्स करने के लिए भी मैं आपको बता दूंगा। जिसको कोर्स करना है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ आप एग्री हैं, ठीक है, कोर्स करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारा एक मेरे गुरुजी का एक एलसीआईटी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आपको मैं लगवा दूंगा। तो ये 15 वोल्ट कहाँ से बनता है, तो मैंने अभी अभी आपको वीडियो स्टार्ट करते समय बताया। जो 15 वोल्ट है ये भी स्टेप डाउन बनाता है। जब हमने पावर ट्री देखा था तो स्टेप डाउन वोल्टेज बनाता है ये। जब ये 15 वोल्ट बन जाता है तब जाके आपका 3 वोल्ट 5 वोल्ट का पावर गुड निकलता है। अगर ये मिसिंग है कोई भी वोल्टेज तो पावर गुड नहीं निकलेगा। और अगर पावर गुड नहीं निकला तो नेक्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सस अंडर इसको पावर अंडर इसको DNACK, ठीक है। तो इसी की तरह अगर आप और आगे जाओगे, RSM रीसेट जो कि आईओ से निकलता है, ये नहीं निकलेगा अगर ऊपर कंप्लीट नहीं हुआ। अगर RSM रीसेट निकल गया तो सस क्लॉक आपका पीसीएच से आईओ के लिए आएगा। एसी परजेंट ईसी, ठीक है, ये आपका आईओ से पीसीएच को जाता है। फिर आप पावर बटन प्रेस करते हो, मतलब आप देख सकते हैं पावर बटन करने से पहले, पावर बटन आपने अभी तक दबाया नहीं, उससे पहले ये सारी वोल्टेज आपके बोर्ड में बननी चाहिए 50-10 में। अगर ये सारी वोल्टेज नहीं बनी तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि आपका लैपटॉप ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी वोल्टेज आपका बनना जरूरी है लैपटॉप को ट्रिगर कराने के लिए, लैपटॉप को ऑन कराने के लिए। तो अगर 50-10 आपका बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो आप डायग्राम लेकर कुछ करना चाहते हो तो आप अकॉर्डिंग टू
पावर ब्लॉक या पावर सीक्वेंस को फॉलो करके आप अपना बोर्ड रिपेयर कर सकते हैं। पावर बटन प्रेस करने पर कोई हलचल नहीं है, तो आप चेक करें इससे ऊपर की जितनी भी सीक्वेंस है वो कंप्लीट है या नहीं। अगर सीक्वेंस कंप्लीट है फिर भी आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको एक बार बायोस को फ्लैश करके देखना है, क्या पता बायोस के कारण आपका बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर जब आप पावर बटन जैसे ही दबा देते हो, पावर बटन दबाने के बाद फिर पावर बटन आउट निकलता है पीसीएच के लिए। ठीक है, फिर PMSLP S4 S3 लैन इनेबल लैन 1.5 सस रैम का वोल्टेज DC टू DC, इस तरह से ये सारे क्या है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो आप इसको फॉलो करके भी बहुत ही आसानी से अपने बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या चेक करूं, तो आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, ये पावर सीक्वेंस बड़ा ही यूजफुल होगा अगर आपको नहीं पता क्या चेक करना है तो, क्योंकि इसमें बता रहे कि पहले ये चेक करो, फिर ये चेक करो, फिर ये चेक करो। अब आपको थोड़ी सी अपना माइंड का यूज करना पड़ेगा कि ये चेक कहाँ पे करना है। अगर आपने डायग्राम पढ़ा है, डायग्राम पढ़ना आता है, इसमें फाइंड आउट करना आता है आपको, तो आप RTC का कॉपी करके फाइंड आउट करोगे, और आपको बर्थ प्लेस ढूंढना पड़ेगा बोर्ड में कि कहाँ पे है इसका बर्थ प्लेस। अगर कोई वोल्टेज मिसिंग जा रहा है तो आप काम कहाँ पे करोगे, उसके बर्थ प्लेस पे करोगे कि बर्थ प्लेस पे वोल्टेज बना या नहीं बना। ठीक है, तो आपको आना चाहिए किसी भी वोल्टेज को फाइंड आउट करना और उसका बर्थ प्लेस पता करना। तो 50-10 में ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है एक लैपटॉप को रिपेयर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस जो होता है बहुत ही यूज़फुल होता है, हमारा टाइम भी बहुत बचाती है। सेक्शन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि उसी सेक्शन में हम उलझे रह जाते हैं, या फिर हमें पता नहीं होता क्या वोल्टेज पहले चेक करें, तो वो हमें सीक्वेंस बता देती है। ठीक है ना, तो ये 50-10 का मैंने आपको आज ओवरव्यू दिया कि जो इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें होती है वो किस तरह से दी होती है। तो आप अगर बोर्ड रिपेयर कर रहे हैं तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखें और डायग्राम में ये ढूंढने की कोशिश करें कि कहाँ पे है ये। ठीक है, तो आज की ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। फिर वही चीज़ कहूँगा, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, अगर आपको सही नहीं लगता है, अगर लगता है कि नहीं गलत है वीडियो, गलती कर दिया, ये है वो है, तो आप मुझे ब्लॉक भी कर सकते हो, अनलाइक भी कर सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप अनलाइक कर सकते हो मेरे को। ठीक है, मेरे को नेगेटिव मैसेज भी कर सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अगर आपको बुरा लगे या फिर आपको समझ में ना आए तो, है ना, अगर आपको समझ में आता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो फिर से बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।